विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये जीएस का, ये मैंने पेपर आई थिंक आपसे डिस्कस नहीं किया हुआ है जीएस का, चलो कोई नहीं, जनरल अवेयरनेस का ये पेपर है ठीक है, तो ये कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस है सच, हाँ जीएस नहीं, जीएस एक्चुअली आईएएस केएस का पढ़ाता हूँ ना, तो इसलिए मुँह से जीएस निकलता रहता है, जनरल अवेयरनेस का वो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड यार, कहाँ गया, हाँ ये 10th, ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं जी, पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है आज का, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपने बताना है वो कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, हीट एनर्जी में, ठीक है। तो वो आपको लाइफ प्रोसेस बताना है, क्या वो न्यूट्रिशन है, क्या वो रेस्पिरेशन है, क्या वो एक्सक्रीशन है, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन है। आंसर दिख गया आपको, रेस्पिरेशन, ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। 10th हो गया, 11th ये नहीं है, ये आपका मैथ में पढ़ेंगे, ये भी अभी रुको, हाँ ये जनरल अवेयरनेस का, हाँ 14th देखो, 14th पूछा गया है कि आपको बताना है कि इन विटामिन में से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे ये विटामिन्स के बारे में, आपका एक टॉपिक भी है जेकेएसएसबी में, विटामिन्स एंड डिजीज़, ठीक है ना, तो ये हम पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल अभी बताओ आप कि कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, क्या वो विटामिन बी है, विटामिन बी को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, या ए को बोलते हैं, डी को बोलते हैं, के को बोलते हैं, ठीक है, बताओ। सही आंसर है इसका, सही आंसर है इसका विटामिन बी। ओके चलो आगे, हाँ अब यहाँ पे पूछा गया है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिडायरेक्शनल, ये छोड़ो ये तो कंप्यूटर गए, एक सेकेंड 16 भी नहीं है, 17 18, हाँ देखो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि आपको बताना है कि अजोन जो लेयर है, ठीक है, तो आपने जनरली देखा है कि अजोन जो हमारी लेयर है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे बेसिकली ये जोन लेयर है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक होल, ठीक है, ये एक होल हमें देखने को मिलता है हमारी अजोन लेयर में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अजोन लेयर में जो आपको होल देखने को मिलता है, ये आपको मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलता है, अगर हमारी ये अर्थ है, अर्थ में ये हमारा इक्वेटर है, ये आपके हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। तो आपने ये बताना है कि ये जो होल होगा हमारा ओजोन लेयर में, ये सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपने बताना है, बताओ। अफ्रीका आपको पता है कहाँ पे लाई करता है ना, और यूरोप भी आपको पता है कहाँ पे लाई करता है, और अंटार्कटिका जो है ये भी आपको पता है, और इंडिया भी आपको पता है। तो अब आपने बताना है कि हमें ओजोन होल मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलता है। सही आंसर है इसका अंटार्कटिका, ठीक है। चलो आगे, बाकी देखेंगे जब हम ये पढ़ेंगे, आपका क्लाइमेट चेंज आएगा, आपका एक टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, आपका जेकेएसएसबी में भी आई थिंक पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो वहाँ भी पढ़ेंगे, बट आईएएस केएस में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके चलो आगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चलो ये 18 ही देख लो यार, 18 पे आपका आया था फूड चेन, आपका फूड वेब जो है ना टॉपिक आपका साइंस में, वहाँ पे जनरली ये उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलो बाकी इकोलॉजी में भी पूछा जाता है, आपका जनरल अवेयरनेस में आपका टॉपिक है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, तो उसमें भी ये आ जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसे, यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है 18th क्वेश्चन कि आपने बताना है कि ग्रास लैंड में या फिर ट्री इकोसिस्टम में आपको कौन सा पिरामिड देखने को मिलता है। बाकी देखेंगे हम, आपके कई सारे पिरामिड्स होते हैं, जैसे पिरामिड किसको बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं इसको, ये ट्राइंगुलर शेप होती है आपकी, इसको बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। तो अब यहाँ बोला गया कि आपको ग्रास लैंड या फिर ट्री इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड देखने को मिलता है, इस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका आ गया अपराइट या फिर इन्वर्टेड, ये होता है आपका इन्वर्टेड, ठीक है, ये देखने को मिलता है, जिसमें आपको बेस ब्रॉड ऊपर देखने को मिलती है और नैरो टिप देखने को मिलता है, यहाँ पे नैरो टिप अप है और ब्रॉड बेस है, ठीक है। बाकी इस टाइप से देखने को मिलता है, तो आपने बताना है, या फिर ऐसे होता है कि इन्वर्टेड भी कभी देखने को मिलता है, अपराइट भी देखने को भी मिलता है, कभी इन्वर्टेड इस टाइप का भी सीरीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपने बताना है। तो क्या सही आंसर होगा इसका, या फिर स्पिंडल शेप होती है, ये आपने बताना है।
सही आंसर है इसका। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमें पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड और अपराइट, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, इन विंड मिल द पावर जनरेटेड। ठीक है, तो आपने बताना है कि विंड मिल में जो पावर की जनरेशन हमें देखने को मिलती है, तो आपने ये बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा। क्या हमें पावर जनरेशन हमें रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, ये बताना है, या फिर आप बोलो कि इंक्रीज़ की जाती है बाय प्लांटिंग द ट्रीज क्लोज टू द टावर। ठीक है, बाकी पढ़ो यार, खुद ही पढ़ो, ईजी है, समझ जाओगे। बताओ क्या सही आंसर होगा इसका। ठीक है, देखो इसका सही आंसर है आपका कि ये डिपेंड करता है हमारी विंड वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि विंड वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी पावर जनरेशन भी उसी पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, पावर जनरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। अब ये नहीं आप बोल सकते कि हाइट जो है टावर की अगर हो ज़्यादा है तो पावर जनरेशन का कुछ रिलेशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही प्लांटिंग ट्रीज़ कर दो आप इस टावर के पास, इस ठीक है विंड प्लांट जो विंड मिल है इसके पास अगर आप टॉल ट्रीज़ लगा दो, उसका भी कोई रिलेशन नहीं है पावर जनरेशन के साथ। तो मतलब कि पावर जनरेशन का रिलेशन है किसके साथ, विंड वेलोसिटी के साथ। ओके, चलो आगे, 25th भी हो गया। नेक्स्ट आता है जी हमारा 26th, छोड़ो अभी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी इंग्लिश का आता है। हाँ, ये देखो, यहाँ बेसिकली पूछा गया है एक हैंगिंग बैलून है। ठीक है, एक हैंगिंग बैलून है जो ब्लो करता है विथ सम एयर। ओके, तो बट ये चीज़ बोली गई है कि वो छोटा बन जाता है जैसे उसे रूम में रखा जाता है एट द कूलर टेम्परेचर। बाकी हम देखेंगे, आपका एक टॉपिक है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट आपका एक टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी अच्छा रहेगा बोलना, फिजिकल जोग्राफी में आता है आपके। वहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे आप देखोगे जनरली वहाँ पे आपको एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, या फिर वहाँ पे हमें कभी कभी है जो है कंप्रेशन जो है पास पास आते हुए पार्टिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये उसी से ही रिलेटेड है, अभी मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, क्लियर आपको समझ आ जाएगा। देखो, जनरली आपको एक चीज़ तो पता है कि ये अगर एरिया है, ये अगर एरिया अगर जो है वो कूल है, ठीक है, ठंडा एरिया है, ठीक है, ठंडा एरिया, सपोज करो ये कोई एरिया, ये कोई ठंडा एरिया है, तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं सारे आपके, ये आपके सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ठंडे एरिया के कारण क्या होते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स में हमें जो है वो पास पास आते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपका एयर मास होगा आपको कॉम्पैक्ट बॉल टाइप का इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्पैक्शन देखने को मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तो ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स वो क्या कर रहे हैं, आपस में पास पास आते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन होती है, पास पास आते हैं और एक कॉम्पैक्ट मास जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली देखने को मिलता है हमें अगर एरिया जो है वो आपका कूलर है। ठीक है, तो ऐसा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। लेकिन दूसरी जगह मैं बात करूँ, ये अगर आपका एक एरिया है, ये आपका एरिया जो है ये एक हॉट है, ठीक है, गर्म है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे एक सनलाइट है, सनलाइट जो है यहाँ पे इस एरिया के ऊपर पड़ रही है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे, तो उन पे क्या होगी, उन पे ये एक्सपेंशन होगी। जनरल आप अपने पे देखो ना यार, आप सपोज करो यहाँ पे बैठे हुए, ठीक हो, आपको मैं यहाँ से अगर हीट अगर प्रोवाइड करूँगा आपको, आप क्या करोगे, आप आगे पीछे दौड़ोगे ना, है ना, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे। वैसे ही एयर पार्टिकल्स पे हीट हुई तो क्या टॉलरेट नहीं करेंगे, उनमें एक्सपेंशन होगी, रैंडम मूवमेंट हमें इस टाइप से जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, बट हम बात करें कूल टेम्परेचर में क्या है, वो पार्टिकल्स जो हैं पास पास आते हैं। ठीक है, उनमें हमें कॉम्पैक्शन एक टाइप से जो देखने को मिलता है। ठीक है, तो बट यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे क्या पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाने से एक्सपेंशन होगी, तो हम ये बोलेंगे जो है आपको एयर मास बड़ा इस टाइप से देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो ये था जी हमारा कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन उसी से ही बिल्कुल रिलेट है कि पूछा गया है कि एक हैंगिंग बैलून है, ठीक है, बलून अप विद द एयर, ठीक है, बिकम स्मॉलर व्हेन द एयर इन ए रूम बिकम कूलर। तो वो देखा कि मतलब कि हमारा बैलून जो है वो छोटा हो गया, ठीक है, श्रिंक किया। जैसे वो हम बात करें कि वो रूम में आता है, और ऐसा रूम जहाँ पे कूल आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर, वो क्यों है, क्योंकि वो पास पास आ चुके हैं एयर मॉलिक्यूल्स, पास पास आने से वो हमें छोटा बैलून जो है वो देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो। तो सही आंसर क्या है इसका। चलो आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं 30th क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पूछा गया है कि ये बेसिकली आप नाम पढ़ो, ठीक है। ये किसका नाम है, आंसर लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, विटामिन B3 का। चलो आगे। नेक्स्ट आता है जी हमारा हाउ मैनी, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। अच्छा हाँ, ये एक न्यूमेरिकल आ गया। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इफ़, यहाँ पे बेसिकली आपको मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ, आपको पावर दी गई है बल्ब की, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी पावर बताई गई है 100 वाट, उसकी क्या है पावर, ठीक है। और उसको आप क्या करते हो, उसको ऑन करते हो, उसका स्विच ऑन करते हो कितनी देर के लिए, 10 घंटे के लिए, ठीक है, 10 आवर्स के लिए। तो आप लिखोगे पावर कितनी है, 10 वाट, ठीक है। बाकी हम बात करें, सॉरी 100 वाट, तो हम बात करें फिर उसको ऑन किया है कब तक, टाइम के लिए 10 आवर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारा इनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, ठीक है, ये निकालना। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, यही लिखा हुआ है। पावर को डाल दो वैल्यू, और टाइम की वैल्यू डाल दो 10, और डालोगे क्या आएगा 1000 वाट आवर, ओके, ये आया। अब आपको होता है 1 किलो वाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के होता है। तो यहाँ से 1 वाट निकाल लो, 1/डिवाइडेड हम बात करें 1000 किलो वाट, ये निकल जाता है। और आप क्या करोगे, 1 वाट की जगह आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, और पुट करने के बाद आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 1 किलो वाट आवर, ठीक है। ये सही आंसर है, इन्होंने गलत किया हुआ है, 0.1 नहीं आता इसका, इसका आता, मैंने ये चेक भी किया है, इंटरनेट से ही मैंने चेक किया है, कहीं पूछा हुआ था ये न्यूमेरिकल, और वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी है, वहाँ पे उन्होंने यही आंसर को ठीक किया हुआ है, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। तो कभी कभी होता है, इनसे थोड़ी बहुत ही गलती हो जाती है, तो इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है, तो ये मत समझना, ये मैंने अच्छे से देखा हुआ है, 2-3 जगह सोर्सेज में मैंने चेक किया, यही इसका आंसर है 1 किलो वाट। अब मैंने आपको बता दी कैसे आया है, ठीक है। चलो आगे, 51 भी छोड़ो, अभी ये भी छोड़ो, 52 ये आपका मैथ रीजनिंग का आता है, डायरेक्शन वगैरह, ठीक है। इसको भी छोड़ो, इसको भी ये भी छोड़ो, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ यार, आंसर दिख जाता है यार, कोशिश करता हूँ छुपाने की मैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है, आपको बोला गया, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में K शेल, L शेल, M शेल, है ना, इस टाइप के शेल्स आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, जब वैलेंसी आप निकालते हो किसी भी एटम की, है ना। तो ये आपको जब कोई भी एलिमेंट है उसकी अगर आपको वैलेंसी निकालनी होती है, तो आप K L M इस टाइप के शेल्स के बारे में पढ़ते ही हो, ओके। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना है कि K शेल, L शेल और M शेल, तीनों शेल्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, वो फुल हो चुके हैं। तो आपको बताना है फिर वो एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है के शेल में जो है कितने मतलब कितने इसमें आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, वो आते हैं 2, ठीक है, 2 हो गए तो ये फुल हो गया। और एल की मैं बात करूँ, एल में आते हैं आपके 8, 8 अगर आ गए तो ये फुल हो गया। एम में कितने आते हैं, एम में भी आते हैं आपके 8, 8 आ जाए तो एम भी हमारा शेल जो है वो फुल हो जाता है। तो दिया हुआ गिवन हमें क्या कि हमारे जो शेल्स हैं वो फुल हैं, तो ये भी फुल, ये भी फुल, ये भी फुल, कितना हुआ 8, और 8 कितना हुआ 16, 16 और 2 कितने हुए 20, सॉरी 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हुए 18, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा आपका 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68th। यहाँ पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सी डिजीज़ होती है अगर कोई बंदा फ़िश को खाता है और वो फ़िश के अंदर जो है वो मरकरी है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि मरकरी कंटेमिनेटेड फ़िश है, उसको कोई बंदा अगर खा ले तो उसको कौन सी डिजीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, तो बताओ इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। ये क्वेश्चन है 68th, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ईजी है, आप शंकर IAS अगर आपने पढ़ी होगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, हम JKSSB में तो नहीं पढ़ते, बट IAS और JKS के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कोई नहीं, वो भी हम पढ़ेंगे, उसको भी शुरू करेंगे। बताओ उसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका मीना माटा, ठीक है, मीना माटा डिजीज़। चलो आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी अभी छोड़ो, इंग्लिश है ये, कंप्यूटर, इसको भी बाद में लेंगे। हाँ ये आ गया 74, ये भी आपका विटामिन एंड डिजीज़ जो है उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो,
यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें डिजीज़ के कुछ नाम दिए हैं, रिकेट आप देख सकते हो, स्कर्वी देख सकते हो, बेरी बेरी देख सकते हो। ये इस टाइप की डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है। वो कब, अगर किसी में डेफिशिएंसी होगी किस चीज़ की, वो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होगी, या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स की डेफिशिएंसी होगी। ये आपने बताना है। इन चार में से किसकी डेफिशिएंसी किसी बंदे में हो तब जाके उसको इस टाइप की डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है। रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी बेरी। बताओ। सही आंसर है इसका ए, विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी से इस टाइप की हमें डिजीज़ देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ये कंप्यूटर का बायोस, ये कंप्यूटर में पढ़ेंगे इसे। ये भी चलो आ गया, ये भी कंप्यूटर का, ये भी बीच में। हाँ, 81। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे आपको बताना है कि ये आपका फूड चैन और फूड वेब जो है ना आपका एक टॉपिक, ये वहाँ से पूछा गया है। तो ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि इन एन इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म जो है विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। मतलब कि इकोसिस्टम में अब आपको पता है कि एक होता है जी आपका इकोसिस्टम, एक होता है जी आपका इकोलॉजी। ठीक है, तो बाकी इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे जब हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे। बट अभी आप फ़िलहाल यहाँ पे ये देखो कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना जो है वो खुद से बनाता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, अगर आप लाइन को देखो या फिर आप टाइगर को देखो, तो लाइन अपना खाना खुद नहीं बनाता है ना, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर। इसको कोई हिरन दिख जाएगा, ये इसको खा लेगा। ठीक है, अब हिरन की मैं बात करूं तो हिरन भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कोई वेजिटेशन होगी उसको खाएगा। ठीक है ना, कोई पेड़ वगैरह उसको खाएगा उसके, है ना। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे ये भी जो है अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, ये भी अपना खाना खुद नहीं बना रहा। बट पेड़ की अगर वेजिटेशन की बात करूँ, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना जो है वो खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये अपना खाना खुद से बनाएंगे, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, और लाइन वगैरह वो भी अपना खाना खुद से नहीं बनाता। तो यहाँ पे आपने वही बताना है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, तो उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ। बाकी पढ़ेंगे हम, मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, पढ़ेंगे जब आपके टॉपिक्स आएंगे वहाँ डिटेल में। अभी यहाँ डिस्कस हम नहीं कर सकते, वीडियो की लेंथ लंबी चली जाती है। ऑलरेडी वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो चुकी हुई है ना। बताओ, क्योंकि आप लोगों को टाइम बीच में देना पड़ता है ना मुझे, 5-5 सेकंड का, उससे भी जो है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी बन जाती है। अच्छा, अब इसका 81 का मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका जो 81 है इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो अपने खाना खुद से बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ओके, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे अपना खाना खुद से कौन बनाते हैं, जैसे कि हम बात करें वेजिटेशन देख लो, पेड़ देख लो, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपने मुझे ये कमेंट में बताना है कि अब जैसे लाइन है और मैंने आपको बताया कोई हिरन देख लो। ठीक है, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, तो ये इनको क्या बोलेंगे, इनको अगर ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है वेजिटेशन को, तो इनको क्या बोला जाएगा, ये तो डिपेंडेंट है किसी और चीज़ के ऊपर कि वहाँ से जो है ये अपना जो है खाना जो है वो खा लेंगे। ठीक है ना, तो अब आपने इनको बताना है कि लाइन को क्या बोलते हैं और हिरन जो है इस टाइप की चीज़ों को, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ 90। बताओ, यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपायरेशन अक्कर्स। तो प्लांट में ऐसा मतलब कि हम बात करें कि कौन सा पार्ट है प्लांट का जहाँ पे आपको ट्रांसपायरेशन जो है वो देखने को मिलती है। बाकी ट्रांसपायरेशन क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी न्यूट्रेंट्स मिनरल्स होते हैं प्लांट में, ठीक है, उनको फ्रॉम द सॉयल यहाँ से जो है पहुँचाया जाता है जो प्लांट अपने हर एक पार्ट पे, अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये कोई पौधा है, ठीक है, इसके रूट्स वगैरह आप ले लो, है ना, ये सॉयल वगैरह हो गया, यहाँ से जो भी इसको न्यूट्रिशन जो भी चाहिए, ठीक है, वो सब यहाँ से पानी वगैरह जो भी है सारा जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, और जो भी स्टेम्स है यहाँ तक भी जाएगा, यहाँ तक भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, है ना, तो पूरा एक सप्लाई प्रॉपर इसको जो है वो दिया जाएगा, तो ये एक ट्रांसपायरेशन इसको हम बोलते हैं। बाकी डिटेल में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे, आपका न्यूट्रिशन एक टॉपिक है जनरल साइंस में, वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा पार्ट बन जाता है जी प्लांट का जहाँ पर ट्रांसपायरेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका स्टोमेटा। ओके,
चलो आगे, 90 हो गया, 91 भी नहीं है, 92 भी नहीं, आगे चलो, 93, 94 भी नहीं है, 95 भी नहीं है, 96, हाँ 100, ओहो 101, ठीक है। आई थिंक नहीं देखा आपने आंसर अभी। चलो बताओ इसका। साउंड वेव जो है किसकी एग्जांपल है, ये आपने बताना है। ये भी पढ़ा हुआ हमने, फिजिक्स में पढ़ा था हमने, जब हमने वेव एनर्जी हमने डिस्कस किया था। वेव एनर्जी में पर्टिकुलर जब हमने साउंड एनर्जी हमने डिस्कस की थी, उस समय हमने डिस्कस किया हुआ ये, ठीक है। तो अब आप लोगों ने बताना है कि साउंड वेव जो है किसके एग्जाम्पल है। ये क्या ट्रांसवर्स वेव है, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्या ये दोनों है, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल भी है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया हुआ इनके द्वारा, बताओ। साउंड वेव्स हमारी जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और आपको मैं बता दूं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसवर्स वेव में ये होता है कि जे वेव जो होती है हमारी, उसकी जो ट्रैवल की डायरेक्शन है वो आपकी ये रहती है, और पार्टिकल जो मीडियम जो है, या फिर आप बोल सकते हैं पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल जो मीडियम है वो बेसिकली इस टाइप से होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे आपको वेव की डायरेक्शन और ये जो पार्टिकल जो मीडियम है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन इस टाइप से देखने को मिल रही है, बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन जो है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। बाकी हम बात करूँ मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेकंड साफ़ करने दो थोड़ा। देखो जैसे कि क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, आपको जो है इस टाइप की पास पास वेव देखने को मिलेंगी, और ये जो है दूर 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 वेव जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पास पास चीज़ें आती देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको जो है वो दूर दूर होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी डिटेल में देखना ना, या तो सुपर नोट सीरीज़ देखो, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो फ़िलहाल आपको पता ही होगा। तो अगर आपने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में अगर देखना है तो जाके सुपर नोट सीरीज़ देखो, वहाँ पे साउंड एनर्जी जो टॉपिक है वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ट्रांसफर वेव के बारे में भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में भी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मुझे आप बताओ कि साउंड वेव जो है ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की है। तो ये एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, ओके। चलो आ गया, ये भी नहीं है अभी। हाँ, ये इनर्शिया मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है सुपर नोट्स में, कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी है, क्या उसकी टेंडेंसी है कि वो मेंटेन रखे अपने मास को, रिमेन इन मोशन में रहे, या रेस्ट में रहे, या मोशन में रहे, या फिर स्टॉप कर दे, जो भी बॉडी मोशन में उसको स्टॉप कर दे, रुक जाए वो, ठीक है। तो ये बताना इनर्शिया बेसिकली जो है वो क्या होता है, ये आपने बताना है इनर्शिया का मतलब, ठीक है। बताओ। सही आंसर है इसका रिमेन इन रेस्ट और मोशन, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से जो है वो नहीं लगती। जब एक्सटर्नल फोर्स उसके बाहर से लगेगी तब जाके वो बॉडी जो है वो मोशन में आती है। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, वो रेस्ट में कब आएगी, जब तक उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगती। जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब जाके वो बॉडी जो मोशन में थी वो रेस्ट में स्टॉप जो है वो हो पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने यही देखा, इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ठीक है। अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, तब तक रेस्ट मोशन में रहेगी जब तक कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती, ठीक है। अच्छा, तो ये बाकी डिटेल में देखना तो सुपर नोट सीरीज़ में देखो, उसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया क्या है, रिमेन इन रेस्ट और मोशन, ओके। नेक्स्ट देखो अब 105, ये भी नहीं है, 124, हाँ। Laplace found that the alternate compression and rarefaction प्रोड्यूस इन द साउंड वेव, मैंने ये बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। जनरली लैपलेस ने ये चीज़ को फाउंड किया हुआ है, देखा हुआ है कि जो आपको अल्टरनेट कंप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, और रेयर फैक्शन जो है दूर दूर आपको पार्टिकल इस टाइप से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं एक वेव में, यानी कि पर्टिकुलर बात करूँ साउंड वेव में, इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन। तो बेसिकली ये कौन सा लॉ जो है वो फॉलो करता है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ फॉलो करता है जिसमें हम बात करें कि साउंड वेव्स जो हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलती है अल्टरनेटिव कंप्रेशन फिर रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयर फैक्शन, इस टाइप से हमें जो है वो देखने को मिलता है। कंप्रेशन मैंने बता दिया, पार्टिकल्स पास पास हैं, और रेयर फैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल जो है वो दूर दूर को होते हैं, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि ये जनरली हमें जो है वो
जो है हमें ये साउंड वेव्स में ये बेसिकली कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाला जो कंसेप्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम बात करें कौन सा लॉ को फॉलो किया जा रहा है जिसके कारण हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। सही आंसर बताता हूँ इसका है जी एडियाबैटिक लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब पूछा गया है कि आपने बताना है कि कौन सा एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ ए विटामिन सी। तो विटामिन सी आपको किस एसिड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन सा एसिड आप विटामिन सी बोल सकते हैं, ये आपको पूछा गया है, बताओ। सही आंसर है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, 121 हो गया। हाँ 123 देखते हैं अब। यहाँ पूछेगा विच प्रॉपर्टी ऑफ द वेव डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफर। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी वेव की जो डिफरेंस करती है, ठीक है, किसके बीच में, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच में डिफरेंस जो है वो जनरेट करती है, कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपने बताना है वेव की कौन सी प्रॉपर्टी जो उनके दो के बीच में डिफरेंस जनरेट करती है। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ आपको सुपर नोट सीरीज़ में। इसका सही आंसर है पोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो आइसोटोप्स जो है यहाँ पे आपको सिमिलर क्या देखने को मिलता है, तो बताओ। आइसोटोप्स में हमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लेड एसिड बैटरी जो है जनरली इसका यूज़ किया जाता है एज ए, हम बात करें तो सेकेंडरी बैटरी के तौर पे से यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। मैटर चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ये बेसिकली हम पढ़ते ही हैं। आपने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं कि जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड को हमने थोड़ी हीट प्रोवाइड की तो ये वेपर्स में चला जाता है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होता है देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली इवेपोरेशन है। ठीक है, इवेपोरेशन है लिक्विड से गैशियस स्टेट में आने के लिए। ठीक है, वैसे ही हम बात करेंगे अब जैसे कि हम बात करें अब जैसे कि वेपर से वापस लिक्विड में जाना है, या फिर हम बात करें सॉलिड से वेपर्स में जाना है। ठीक है, तो ये हम सब पढ़ेंगे। ये भी आता है आपका, ये पूरी स्टेट्स जो है इसकी कन्वर्जन आती है। ये भी आपका क्लाइमेट, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना आपका क्लाइमेटोलॉजी, वहाँ पे आपका आएगा फिजिकल ज्योग्राफी में। ओके, बाकी अभी यहाँ पे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिकली एक मैटर जो है वो हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वो पहले सॉलिड था, बट सॉलिड से अब वो क्या बन चुका है, वो एक गैस बन चुका है। यानी कि पहले सॉलिड था ये मैटर, तो ये क्या बन गया, अब ये गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने बताना है इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिससे सॉलिड से वो मैटर गैस में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो ये इसका सही आंसर रहेगा आपका सब्लिमेशन। तो ये हम देखेंगे। बाकी अभी आप याद रखो कि अब सॉलिड से हम किसी मैटर को हम क्या करते हैं, गैशियस में कन्वर्ट करें तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये एक सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ बेसिकली पूछा गया है कि अब न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस करने के लिए आपको मेजर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, कि न्यूक्लियर एनर्जी तो आपको मिल जाएगी बट सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम इसकी रहती है यही है कि क्योंकि आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी जब भी हम हार्नेस करते हैं तो पीछे जो भी इसका जो वेस्ट बचा होगा उसको डिस्पोज ऑफ करना बड़ा एक ज़रूरी है, एक सेफली डिस्पोज करना ज़रूरी है ना। नहीं तो क्या उससे हेल्थ इम्पैक्ट हमें जो है देखने को मिल सकता है, कोई हज़ार्ड इस टाइप की चीज़ें हमें जो है वो फेस करती हुई देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यही है कि डिस्पोज करो जो भी आपने फ्यूल खर्च किया हुआ है, जो भी स्पेंड किया है उसको सेफली कहीं एक ऐसी जगह करो जिससे कि हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े। 134 हो गया हमारा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा बस हाँ इतना ही है। तो यहाँ से हमारा जो है ये कंप्लीट होता है जनरल साइंस का आज का लेक्चर। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी लेंथ लंबी हो गई है, पेपर भी थोड़ा जो है इन्होंने क्या किया हुआ था, थोड़ा एक ही सीक्वेंस में पेपर जो है वो नहीं था, जिसके कारण तो टाइम की जो हमें लेंथ जो है वो बढ़ गई है। ओके चलो कोई नहीं, बट हमारा पेपर ये कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करो, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन जो है वो उसी समय आए। ठीक है, चलो इतना ही रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।